Every winter Delhi turns into a gas chamber. स्कूल बंद कर दिए जाते हैं, फ्लाइट्स डाइवर्ट कर दिए जाते हैं और पीपल स्टार्ट सफरिंग फ्रॉम लंग्स रिलेटेड डिजीज। और हम लोग क्या करते हैं इसके रिस्पॉन्स में? वी स्टार्ट शेयरिंग मीम्स रिलेटेड टू पुअर एयर क्वालिटी इन दिल्ली अक्रॉस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। और हमें करना क्या चाहिए? एक्चुअली वी शुड थिंक अबाउट द रियल रीजन एंड द सॉल्यूशन फॉर इट। बट हम ब्लेम कर देते हैं फार्मर्स को, स्पेशली वेस्टर्न यूपी, हरियाणा और पंजाब के फार्मर्स को, और रिलैक्स हो जाते हैं, मीडिया में डिबेट कर लेते हैं और बातें करके इस प्रॉब्लम को फिर विंटर के जाते जाते जैसे प्रॉब्लम खत्म ही हो जाती है हमारे लिए और भूल जाते हैं। तो क्या सिर्फ यही एक प्रॉब्लम है फार्मर्स और फार्मर्स का स्टबल बर्निंग जो दिल्ली के एयर क्वालिटी को इतना लो करता है? अगर ऐसा है तो ये प्रॉब्लम सिर्फ 1 मंथ और 2 मंथ्स के लिए होना चाहिए था, बट ऐसा है क्या? ऐसा बिल्कुल नहीं है। इट मीन्स stubble burning by farmer is not the only reason for poor air quality in Delhi. Delhi is actually facing some bigger problems and serious crisis. तो आइए समझते हैं वो बिगर प्रॉब्लम क्या है, सीरियस क्राइसिस क्या है, why the quality of air remains poor throughout the year. उसको समझने के लिए हमें सबसे पहले दिल्ली का ज्योग्राफिकल लोकेशन समझना होगा। इनफैक्ट दिल्ली का ज्योग्राफिकल लोकेशन ऐसा है कि ये कभी क्लीन और गुड एयर क्वालिटी के लिए सूटेबल है ही नहीं। अगर सही मायने में ज्योग्राफिकल लोकेशन के साथ इसको रिलेट किया जाए तो दिल्ली इज लोकेटेड इन ए लैंड लॉक बेसिन। यहाँ देखिए कि नॉर्थ में हिमालय है और वेस्टर्न और सदर्न साइड से अरावली है। तो ऑब्वियसली इट इज लोकेटेड इन ए लैंड लॉक बेसिन जहाँ 3 साइड से माउंटेनस रीजन बैरियर्स है विच रेजिस्ट द फ्लो ऑफ एयर। एयर का स्मूथ फ्लोइंग नहीं है। इट मीन्स व्हाट कि यहाँ पे कंटिन्यूअस जो ड्रेनिंग आउट होना चाहिए डस्ट पार्टिकल का, पोल्यूटेड एयर का, दैट इज नॉट हैपनिंग, दैट इज वेरी स्लो इन दिल्ली रीजन। तो एक तो हो गया इसका लोकेशन और फिजियोग्राफिक बैरियर विच इज स्टॉपिंग इट फ्रॉम रेगुलर डिस्पर्सल और प्यूरिफिकेशन ऑफ एयर और रिमूवल ऑफ पॉल्यूटेड एयर फ्रॉम दिल्ली रीजन। नेक्स्ट फैक्टर जो कि ज्योग्राफी से ही रिलेटेड है दैट इज रिलेटेड टू इट्स कॉन्टिनेंटल लोकेशन। कॉन्टिनेंटल लोकेशन और कॉन्टिनेंटलिटी मीन्स कि दिल्ली इज सिचुएटेड फार फ्रॉम दी कोस्टल एरिया। इसका मतलब क्या है कि जो कोस्टल एरिया में एयर का एक्सचेंज होते रहता है, सी ब्रीज मूव्स टुवर्ड्स लैंड, लैंड ब्रीज मूव्स टुवर्ड्स सी, और इस एक्सचेंज में पॉल्यूशन डिस्पर्स हो जाते हैं और पॉल्यूटेंट डिस्पर्स हो जाते हैं। पॉल्यूटेड एयर फ्रॉम लैंड मूव्स टुवर्ड ओशन और ओशन से फ्रेश एयर फिर से लैंड पार्ट में आ जाता है, जो कि मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में होते रहता है। दैट इज नॉट द केस विथ दिल्ली। यहाँ पे भी एक्सचेंज का कोई स्कोप नहीं बचता है। तो ये एक ज्योग्राफिकल लोकेशन से रिलेटेड ही फैक्टर है। एक और फैक्टर है जो कि दिल्ली के लोकेशन से ही क्लोजली रिलेटेड है और इसके क्लाइमेट से, एंड दैट इज टेम्परेचर इन्वर्जन। विंटर टाइम में, ड्यूरिंग विंटर टाइम द सरफेस टेम्परेचर और द टेम्परेचर नियर सरफेस इज लो। जनरली होता क्या है कि जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते हैं टेम्परेचर डिक्रीजेज, बट दिल्ली के केस में और ऐसे कई प्लेसेस हैं अक्रॉस द वर्ल्ड जहां विंटर टाइम में ड्यू टू लॉन्ग एंड कूल विंटर टेम्परेचर ड्रॉप्स, और जब लो टेम्परेचर हो जाता है नियर सरफेस तो एयर बिकम्स डेंस एंड कोल्ड और उनमें पॉल्यूटेंट ट्रैप करने की एबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाती है। और पॉल्यूटेंट और फॉग भी फॉर्मेशन होता है, तो पॉल्यूटेंट ट्रैप भी हो गया, फॉग भी हुआ और स्मोक तो है ही दिल्ली में, तो ये मिलके स्मोक बनाते हैं और पार्टिकुलेट मैटर्स भी नियर सरफेस लेवल रिमेन्स हाई। पार्टिकुलेट मैटर विच इंक्लूड पार्टिकुलेट मैटर्स 2.5 और 10 ऑल्सो, इनका कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाता है ड्यू टू दिस टेम्परेचर इन्वर्जन कंडीशन। तो ये सारे जो ज्योग्राफिकल फैक्टर्स है, वेदर इट इज लैंडलॉक बेसिन, कॉन्टिनेंटलिटी और टेम्परेचर इन्वर्जन, ये सब मिलके दिल्ली को एक प्लेस बनाते हैं वेयर द पॉल्यूशन और पॉल्यूटेंट्स आर नॉट ओनली जनरेटेड बट दीज पॉल्यूटेंट्स आर बीइंग स्टोर्ड ऑल्सो। सो ज्योग्राफिकली स्पीकिंग कि दिल्ली इज नेवर suited फॉर क्लीन एयर। बट सिर्फ ज्योग्राफिकल लोकेशन और ज्योग्राफिकल फैक्टर्स ही काफ़ी नहीं है दिल्ली की इस सीरियस क्राइसिस को एक्सप्लेन करने के लिए। हमें और फैक्टर्स पे भी ध्यान देना होगा कि कैसे इस सीरियस
इशू को और सीरियस किए जा रहे हैं। ये देख सकते हैं आप कि द रजिस्टर्ड नंबर ऑफ व्हीकल इन दिल्ली इज मोर देन 1.3 करोड़, जो कि मुंबई, चेन्नई और कोलकाता से कहीं ज़्यादा है। और इसके कारण ऑब्वियसली पार्टिकुलेट मैटर्स और स्मोक की क्वांटिटी भी है, और इसमें ड्यूरिंग नाइट टाइम जो कमर्शियल व्हीकल की एंट्री है दिल्ली में, या ऑलरेडी ओल्ड और पॉल्यूशन क्रिएटिंग व्हीकल्स अवेलेबल है, ये सारे के कंबाइन इम्पैक्ट से भी दिल्ली की एयर क्वालिटी डिटोरिएट हो रही है। और ये प्रॉब्लम तो पूरे साल होता है, ये प्रॉब्लम पूरे साल परसिस्ट करता है। द नंबर ऑफ व्हीकल इज इंक्रीजिंग डे बाई डे, सो द लेवल ऑफ पॉल्यूशन इज ऑल्सो इंक्रीजिंग डे बाई डे। और अगर हम सारे अदर एक्टिविटी को स्टॉप कर भी दे तो ओनली व्हीकुलर पॉल्यूशन इज सफिशिएंट टू डिटोरिएट द क्वालिटी ऑफ एयर इन दिल्ली। इसके अलावा एक और बहुत ही सीरियस इशू है, दैट इज कंस्ट्रक्शन। इंडिया इज ए डेवलपिंग नेशन और सो इज दिल्ली। तो दिल्ली में नए नए कंस्ट्रक्शन वर्क स्टार्ट होते रहते हैं, फ्लाईओवर्स बनते हैं, मेट्रो एक्सपेंशन है, रोड है, टनल्स बन रहे हैं फॉर मेट्रोज, एंड ऐसे कई एक्टिविटीज़ है, डिमोलिशन ऑफ ओल्ड बिल्डिंग्स है। तो ये सारे एक्टिविटीज़ में डस्ट जनरेट होते हैं, एंड इनफैक्ट डस्ट जनरेटेड फ्रॉम पॉल्यूशन और कंस्ट्रक्शन वर्क इज रिस्पॉन्सिबल फॉर 30 to 40% ऑफ पार्टिकुलेट मैटर कंसंट्रेशन इन दिल्ली एयर। तो ये एक सीरियस इशू है। नेक्स्ट इशू इज जो कि जनरली ब्लेम किया जाता है, एंड इट इज इंपॉर्टेंट बट नॉट द ओनली रीजन, एंड दैट इज स्टबल बर्निंग। स्टबल बर्निंग क्या है? आफ्टर पैडी कल्टीवेशन जो पैडी के रेसिडुअल पार्ट्स है फील्ड में, उनको बर्न करके रिमूव किया जाता है। व्हाई दिस स्टबल्स आर बीइंग बर्न? क्योंकि पैडी कल्टीवेशन और पैडी हार्वेस्टिंग और व्हीट कल्टीवेशन के टाइम में हार्डली 15 to 20 डेज का गैप होता है, और इस शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम में, शॉर्ट पीरियड में, इट इज़ डिफिकल्ट फॉर फार्मर्स टू मैन्युअली कलेक्ट ऑल दीज स्टबल्स और डिस्पोज और प्रोसेस दीज स्टबल्स इन ए बेटर वे। तो और इसमें सिर्फ टाइम का ही कंस्ट्रेंट नहीं है, इकोनॉमिक रिसोर्सेज भी लगेगा, लेबर फोर्स लगेंगे, और उसके अलावा ये कॉस्ट ऑफ इनका एग्रीकल्चर बढ़ जाएगा, जो कि फार्मर्स के लिए बियर करना डिफ़िकल्ट है, स्पेशली जब फार्मर्स की इनकम बहुत लिमिटेड है। तो ऐसे केस में उनके लिए इकोनॉमिक और टाइम एफिशिएंट प्रोसेस लगता है स्टबल बर्निंग, बट इट इज़ नॉट एनवायरमेंट फ्रेंडली। सो दिस कॉजेज ह्यूज प्रॉब्लम रिलेटेड टू एयर पॉल्यूशन, और ये स्टबल बर्निंग के थ्रू स्पेशली ड्यूरिंग विंटर टाइम एयर क्वालिटी डिटोरिएट होता है। बट ये प्रॉब्लम हार्डली इम्पैक्ट करता है वो एयर क्वालिटी को 4 to 6 वीक के लिए। बट रियलिटी क्या है कि दिल्ली का एयर क्वालिटी थ्रू आउट द ईयर डिटोरिएटेड रहता है। विंटर में नो डाउट दिस इज सीवियर एंड क्रॉसिंग मोर देन 400 पॉइंट्स, बट नॉर्मली भी दिल्ली का एयर क्वालिटी पुअर होता है। तो एयर क्वालिटी पुअर होने के लिए स्टबल बर्निंग इज वन ऑफ द रीजन, बट नॉट द ओनली रीजन। इसके अलावा हमारे पास एक और विंटर टाइम में ही रीजन है, दैट इज यूज ऑफ फायर क्रैकर्स ड्यूरिंग दिवाली। इनफैक्ट Delhi winter start with pollution and it remains with polluted airs. So during the starting phase of winter Diwali comes, और दिवाली में वहाँ पे फायर क्रैकर एक्सट्रीम लेवल पे यूज होता है और लोग इंजॉय करते हैं, बट उस इंजॉयमेंट में अपने हेल्थ से कंप्रोमाइज करते हैं। तो दिस यूज ऑफ फायर क्रैकर इज ऑल्सो द रीजन फॉर सडन स्पाइक इन द रीडिंग ऑफ AQI. And in fact, the next day of Diwali is almost a toxic gas chamber. But इन सब प्रॉब्लम्स के साथ साथ एक और प्रॉब्लम है जो दिल्ली फेस कर रहा है, एंड दैट इज द प्रॉब्लम ऑफ मल्टीपल गवर्नमेंट एजेंसीज और मल्टीपल अथॉरिटीज टू मैनेज दिस क्राइसिस। सी, दिल्ली में गवर्नेंस के लिए दिल्ली गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, NGT है, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, और स्टेट गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, यूपी भी है, जो स्टबल बर्निंग रिलेटेड इश्यूज है उनको मैनेज करने के लिए, और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन भी है। इतने सारे अथॉरिटीज, गवर्नमेंट एजेंसीज आर इन्वॉल्व। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट भी टाइम टू टाइम इंटरवीन करता ही है टू guide, to monitor the processes which are there to manage air quality. इन सब के बावजूद
एयर क्वालिटी का प्रॉब्लम नहीं सॉर्ट आउट हो रहा है, बिकॉज देयर आर टू मेनी ऑथोरिटीज एंड नो सॉल्यूशन। इतने सारे अथॉरिटीज काम कर रहे हैं बट सॉल्यूशन कोई नहीं निकल रहा है, बिकॉज ऑफ देयर लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, लैक ऑफ प्रॉपर स्ट्रेटजी एंड लैक ऑफ प्लानिंग। इनफैक्ट रियल इशू जो है उसको, इन इश्यूज को इंटीग्रेटेड फॉर्म में देखा ही नहीं जा रहा है, इंटीग्रेटेड एंड हॉलिस्टिक अप्रोच लिया ही नहीं जा रहा है। एज पर माई ओपिनियन देयर इज नो कंक्रीट प्लानिंग टिल डेट। बट ऐसा भी नहीं है कि ऑथोरिटीज आर कंप्लीटली क्लूलेस और हेल्पलेस और डूइंग नथिंग। इस पे बातें हो रही है, इस पे प्लानिंग चल रही है, अभी तक कोई कंक्रीट रिजल्ट नहीं आया। डजंट मीन कि नथिंग इज बीइंग डन। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के लिए और इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात हो चुकी है, पॉलिसीज है, और द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल इज इंक्रीजिंग। उसके अलावा हम रिन्यूएबल एनर्जी पे फोकस कर रहे हैं। उसके अलावा हम लोग क्रॉप मैनेजमेंट, बेटर क्रॉप मैनेजमेंट के लिए स्टेट गवर्नमेंट से सेंट्रल गवर्नमेंट बात कर रही है, ताकि उस वेस्ट प्रोडक्ट को कैसे हम वेल्थ में कन्वर्ट करें और एनवायरमेंटल पॉल्यूशन को भी कम करें। ये सारे इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं, बट द रिजल्ट विल बी बेटर इफ वी विल टेक इनिशिएटिव, प्लान एंड स्ट्रेटजाइज आवर स्टेप्स इन राइट मैनर विथ राइट प्रिंसिपल। तो देखते हैं हम कौन कौन से इन्वायरमेंटल प्रिंसिपल्स हैं जिसके थ्रू हम इस प्रॉब्लम को मैनेज कर सकते हैं। प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन सिंपली मीन्स दैट हमें सारे प्रॉब्लम्स को इंटीग्रेटेड वे में देखना चाहिए, हाउ दीज आर बीइंग इम्पैक्टेड और बाय ईच अदर एंड हाउ दीज आर कलेक्टिवली इम्पैक्टिंग द क्वालिटी ऑफ एयर। इस इंटीग्रेटेड फॉर्म में देखने के बाद वी नीड टू थिंक अबाउट द इंटीग्रेटेड सॉल्यूशन, जहाँ पे सारे ऑथोरिटीज, टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक रिसोर्सेज, ये सब एक साथ इंटीग्रेट करके और जो सोसाइटल नीड्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए, जो ज्योग्राफिकल फैक्टर्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए हम अपनी प्लानिंग करें और एक्शन लें। तो प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन इज वन ऑफ द वे टू काउंटर दिस प्रॉब्लम। नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ पार्टिसिपेशन। सी, पॉल्यूशन सिर्फ गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है उसको मैनेज करना। वी द पीपल ऑफ इंडिया आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस क्राइसिस और वी आर ऑल्सो सपोज टू बी द पार्ट ऑफ दैट सोल्यूशन। तो यहाँ हमारा पार्टिसिपेशन हो सकता है इन टर्म्स ऑफ नॉट बर्निंग क्रैकर्स, नॉट यूजिंग पॉल्यूशन ओरिएंटेड व्हीकल्स और पॉल्यूटिंग व्हीकल्स, या कोई ऐसा काम ना करे जिसे नेसेसरी ना हो और पॉल्यूशन ज़्यादा हो रहा हो। तो हम पार्टिसिपेट करें इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में, तो दैट विल ऑब्वियसली हेल्प और गवर्नमेंट एंड ऑथोरिटीज। प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूट लायबिलिटीज, ये मस्ट है, क्योंकि हमें आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे पॉइंट सोर्सेज एंड नॉन पॉइंट सोर्सेज ऑफ पॉल्यूशन, और उसके अनुसार वी हैव टू फिक्स द लायबिलिटीज। एब्सोल्यूट लायबिलिटीज, जो पॉल्यूटर है उसको उसका कंपनसेशन देना पड़ेगा एंड दैट्स नीड टू बी स्टॉप। सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रिंसिपल, और यू कैन से दैट इंटरजेनरेशनल इक्विटी रिलेटेड प्रिंसिपल। इसमें हम कोई भी एक्शन लेते हैं तो वी नीड टू थिंक अबाउट द बैलेंसिंग ऑफ इकोनॉमी, सोसाइटी एंड इकोलॉजी, एज वेल एज बैलेंसिंग द इंटरजेनरेशनल इक्विटी। हम अपने बारे में तो सोच ही रहे हैं, बट हम नेक्स्ट जनरेशन के बारे में भी सोचें, ये ज़्यादा बेटर होगा। तभी हमारे जो स्टेप्स हैं दैट विल बी मोर रिस्पॉन्सिबल एंड मोर अकाउंटेबल। एंड प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल, हम जो भी स्टेप ले रहे हैं दैट मस्ट बी विथ ए प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल अप्रोच, कि हम हमारे एक्शन से कुछ निगेटिव हो उससे पहले हम अलर्ट हो जाए और हम उस एक्शन को ना लें जिससे डिटोरिएशन हो रहा हो एनवायरनमेंट का। अगर हम इन प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए हम अपने प्लान ऑफ एक्शन तैयार करें और रिस्पॉन्ड करें टुवर्ड दिस सीरियस क्राइसिस, आई होप कि दिस क्राइसिस कैन बी मैनेज्ड। थैंक यू।